प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे विष कन्या योग के बारे में। विष कन्या योग क्या होता है? किसी भी कन्या का जन्म जब होता है उस समय के ग्रह नक्षत्र किस प्रकार के होते हैं, यानी कि जब कन्या का जन्म होता है तो उस समय उस कन्या के जन्म नक्षत्र में या फिर जन्म कुंडली में किस प्रकार के ग्रहों का प्रभाव होता है। उन्हीं ग्रहों के प्रभावों को देख करके हम उसकी कुंडली का विश्लेषण करके या फिर उनके ग्रह नक्षत्रों को देख करके हम ये तय करते हैं कि इस कन्या का जो योग बैठ जाता है वो विष प्रकार एक विष कन्या नाम का योग बन जाता है। वैसे कई अशुभ योग होते हैं, इसमें कैंद्रुम योग होता है या फिर पाप कर्तृ योग होता है या फिर पिशाच योग होते हैं। ऐसे कई प्रकार के योग होते हैं, लेकिन इनमें से एक विष कन्या योग के नाम का एक योग होता है जो बिल्कुल अशुभ योग माना जाता है। तो उन्हें देखने के लिए ज्योतिष में दो प्रकार की विधियां बताई गई। एक तो हम जन्म कुंडली के आधार पर देखते हैं, दूसरा हम ग्रह यानी कि उस समय के जो नक्षत्र होते हैं, तिथि वार, इन तीनों को देख करके इन तीनों का संयोग मिलने से ही हम उसकी भविष्य के बारे में कह सकते हैं कि इस कन्या का जो जन्म हुआ है, इस कन्या के जन्म के आधार पर जिस समय का वार, तिथि और नक्षत्र का संयोग मिलने पर हम कह सकते हैं कि इस कन्या का जो जन्म हुआ है वो विष कन्या योग के नाम से जाना जाता है। अब विष कन्या योग एक प्रकार का अशुभ योग है, तो इसे किस प्रकार से हम देखें? वैसे दो प्रकार की मैंने आपको विधियां बताई, एक है जन्म कुंडली के आधार पर, दूसरा है तिथि वार और नक्षत्र के आधार पर। तो यहाँ पर हम तिथि वार और नक्षत्र के आधार पर ही विश्लेषण करेंगे। अब इसे देखने के लिए कौन सा वार होना चाहिए, कौन सी तिथि होनी चाहिए, कौन सा नक्षत्र होना चाहिए, इन तीनों का संयोग मिलने से यानी कि इन तीनों का योग बनने से ही विष कन्या योग का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम विष कन्या योग के लिए नक्षत्र के बारे में बताएंगे। अगर किसी भी कन्या का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में या शतभिषा नक्षत्र में हो, अश्लेषा या शतभिषा नक्षत्र हो और उस दिन रविवार हो और जो तिथि द्वितीया हो, इन तीनों का द्वितीया तिथि चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, तिथि किसी भी पक्ष की हो, तिथि किसी भी पक्ष की हो सकती है, वार रविवार होना चाहिए और नक्षत्र अश्लेषा या शतभिषा नक्षत्र अगर किसी भी कन्या के जीवन में अगर इन तीनों का संयोग मिलने से ही वह कन्या विष कन्या योग के नाम से जानी जाएगी। किसी भी कन्या का जन्म शतभिषा, अश्लेषा नक्षत्र या रविवार के दिन और द्वितीया तिथि, इन तीनों का संयोग मिलने से अगर कन्या का जन्म होता है तो वो कन्या के योग में से एक अशुभ प्रकार का योग बनता है जिसे हम विष कन्या योग के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अगर किसी कन्या का जन्म कृत्तिका, विशाखा या शतभिषा यानी कि कृत्तिका नक्षत्र हो सकता है, विशाखा भी हो सकता है, शतभिषा भी नक्षत्र हो सकता है और उस दिन वार भी रविवार होना चाहिए और उसी समय की जो तिथि द्वादशी तिथि, अगर द्वादशी तिथि और ये तीनों नक्षत्रों में कोई एक नक्षत्र हो और वारों में से एक रविवार हो, इन तीनों का संयोग मिलने से ही, इन तीनों का योग बनने से ही उस योग को हम विष कन्या योग के नाम से जानते हैं, जो कि एक कन्या के जन्म के समय में बताया जाता है। तो यहाँ पर जो विष कन्या योग होगी वो कन्या के जीवन के बारे में बता रहा, ना कि पुरुषों के बारे में। तो कन्या का जन्म किसी भी नक्षत्र में जो मैंने बताए, किसी भी यानी कि शतभिषा हो चाहे विशाखा हो या फिर कृत्तिका हो और वार रविवार हो और द्वादशी तिथि हो, इन तीनों का योग मिलने से ही वह कन्या का एक अशुभ प्रकार का योग बन जाता है जिसे विष कन्या योग के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अगला जो स्टेप बताया गया है, जो अश्लेषा नक्षत्र हो या शनिवार हो या फिर द्वादशी तिथि हो, यानी कि अश्लेषा नक्षत्र, द्वादशी तिथि और शनिवार, ये तीनों अगर योग बनकर बैठ गए, इसमें से कन्या का अगर जन्म होता है इन तीनों में से, यानी कि तीनों का संयोग मिलने से, तीनों का योग बनने से ही अगर कन्या का जन्म होता है तो वो कन्या विष योग के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार कृत्तिका नक्षत्र हो, शनिवार हो या सप्तमी या द्वादशी तिथि हो, यानी कि कृत्तिका नक्षत्र भी होना चाहिए और शनिवार होना चाहिए, तिथियों में से या तो सप्तमी होनी चाहिए या द्वादशी, इन दोनों में से कोई एक तिथि हो, तो वो भी उस योग में अगर कन्या का जन्म होता है तो वो विष कन्या योग के नाम से जानी जाती है। अब इस प्रकार के ये नक्षत्र, तिथि और वार के योग बनने से ही विष कन्या योग के नाम से जानी जाती है। एक प्रकार का विष योग अशुभ माना जाता है। अगर किसी भी कन्या का जन्म
जो मैंने आपको बताया, इन्हीं नक्षत्रों में से, इन्हीं तिथि में से, इन्हीं वारों में से अगर योग बनकर अगर जन्म होता है तो वो एक प्रकार का अशुभ योग बनता है, जो कि जिंदगी भर उस कन्या को पीड़ित करता है। चाहे वो शारीरिक रूप से हो या फिर पति पत्नी दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाएगा। शादी के बाद में भी वो जीवन भर उनके जो मतभेद बनते रहेंगे, धन की कमी रहेगी, शारीरिक रूप से कष्ट मिलेगा, यानी कि वो कन्या जीवन भर दुखी, कष्ट और संताप से जीवन व्यतीत करती है। तो क्या किया जाए इसे? इस हालात से, इस विष कन्या योग के लिए ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि उसे उससे राहत मिले, कम से कम उसका जीना अच्छा हो जाए। तो इसी में ज्योतिष शास्त्र अपना एक तर्क देता है। ज्योतिष शास्त्र यहां पर कहता है कि अगर किसी भी कन्या का जन्म के समय अगर विष योग का निर्माण बन जाता है, उस समय उस कन्या को वट सावित्री का व्रत करना चाहिए, या फिर उस कन्या का विवाह पीपल वृक्ष, समी वृक्ष जैसे हम खेजड़ी कहते हैं, या फिर बेर का वृक्ष या भगवान विष्णु से उनका विवाह करा दिया जाए। जब भी उनकी शादी हो, इन तीनों में से, पेड़ों में से, जैसे पीपल का पेड़, समी का पेड़ या बेर, इन तीनों में से किसी एक पेड़ से उनकी कन्या की शादी करा दी जाती है, यानी कि विवाह किया जाए। तो उस विवाह के उपरांत जब उसकी लाइफ में जब विवाह होगा तो वहां पर उनको कष्ट कम मिलेगा। इसके अलावा वह नाग देवता की पूजा करे, राहु केतु शनि की पूजा पाठ करे और बृहस्पति भगवान की पूजा पाठ करे, तो उनमें से उस कन्या को राहत मिल जाती है, ऐसे कष्टों से उनको राहत मिल जाती है। तो इस प्रकार के उपाय करके वह अपने जीवन में जो आ रही बाधाएं, जो आ रहे हैं कष्ट, उन कष्टों से वो राहत पा सकती है। तो इस प्रकार के उपाय करके वो जीवन में, अपने जीवन में जो आ रही बाधाओं को आसानी से पार करके अपने सुख में जीवन को व्यतीत कर सकती है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इस विष कन्या योग के बारे में बताया गया। इसी प्रकार अगर जन्म कुंडली के अंदर हम यहाँ पर विश्लेषण करते हैं तो जन्म कुंडली के अंदर सप्तम भाव, जो सातवां भाव होता है, वो एक विवाह का होता है, साझेदारी का होता है, पति पत्नी दोनों का होता है। तो यहाँ पर अगर कोई पाप ग्रह बैठे और वहां पर कोई पाप ग्रह उनको देख रहे हैं, तो वहां पर पति और पत्नी दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाएगा, वहां पर उनको जीवन भर कष्ट, यहां तक कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे ग्रहों का योग होता है जो वास्तव में इन ग्रहों का उपाय करके, इन ग्रहों का उपाय करके या इन ग्रहों की पूजा पाठ करके हम इन ग्रहों से राहत पा सकते हैं और अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इनके बारे में वर्णन बताया गया है, जो कि मैंने आपको ज्योतिष के आधार पर, ज्योतिष शास्त्र के प्रमाण के आधार पर मैंने आपको विश्लेषण करके बताया। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।